केमिकल बॉन्डिंग हम ख़त्म कर चुके थे और उसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमओटी। एक ऐसी थ्योरी जिसके आते ही बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन होना स्टार्ट हो गई थी। स्टार्टिंग में जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन तुम्हें दिया था तो उस टाइम पे तुम्हें बताया था कि जब वीबीटी थ्योरी आई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी, तो उसने आते ही 30-40 साल तक राज किया। जैसे अंग्रेज राज नहीं कर रहे थे हमारे ऊपर, ऐसे ही वीबीटी ने, क्योंकि उसकी साइड में कोई था ही नहीं जो चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके। उस टाइम पे वीबीटी को तो बस बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही थी क्योंकि अकेली थ्योरी आई थी। लेकिन तुम्हें पता है जैसे जैसे एक आदमी का साम्राज्य बढ़ता है तो आसपास पड़ोस में चुल होने लगती है कि कैसे इसका साम्राज्य फैल रहा है। वही कहानी थी। लोगों ने फिर क्या किया, वीबीटी को ढूंढना स्टार्ट किया। वीबीटी को बारीकी से देखा कि इसकी कमी क्या है, और यही है, जितनी साइंस में तुम कमी निकालोगे इतनी ही सारी चीज़ें तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगी। साइंस ही एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर तुम कमी निकाल कर कुछ नया मिल सकता है, समझ रहे हो। तो लोगों ने जब वीबीटी के अंदर देखा झांक कर, तो वीबीटी के अंदर बहुत सारी कमियां पाई। मान लिया वीबीटी ने हाइपोथेटिकल कंसेप्ट दिया था हाइब्रिडाइजेशन का। ऐसे कोई सिंपल होता नहीं है हाइब्रिडाइजेशन, बस ये था कि जब उसने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट दिया था तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती चली गई थी जिनको हम नॉर्मली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट चलता गया। लेकिन बाद में फिर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। ये 60 तक चली है वीबीटी, 30-40 साल आराम से खूब ग्रंथ बोलने लगे थे इसको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर उसके बाद एमओटी थ्योरी आई। अब क्वेश्चन तो ये उठता है कि एमओटी थ्योरी आई क्यों। इसलिए आई क्योंकि वीबीटी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन रही होगी, तभी एमओटी थ्योरी इस दुनिया में आई। अब पहले मैं तुम्हें दोनों को कंपेयर करके बताता हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वीबीटी के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सिंपल सी बात यह है कि जब हमारी वीबीटी थ्योरी आई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और जब हमारी एमओटी आई, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो वीबीटी बोलती है वो कहती है कि जो हमारे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे? वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। भाई तुम देखते क्या रहे हो, जैसे सपोज करो कोई सेल है NS, NP, N-K1D, N-K2F, इस तरीके से कोई सेल है, और सपोज करो कि ये इसकी आउटर मोस्ट सेल है। ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल। तो वीबीटी का कहने का मतलब ये था कि जो भी हमारी कोई आउटर मोस्ट सेल होगी, सिर्फ वही हमारी बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगी। लेट्स सपोज कि ये आउटर मोस्ट सेल है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वही हमारे बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद जितनी भी अंदर वाली सेल है, इनके इलेक्ट्रॉनों से बॉन्डिंग फॉर्मेशन में कोई मतलब नहीं है। तो एमओटी कहीं अच्छा यह बात है, ऐसे कैसे कह सकते हैं तुम? इसका मतलब तो ये हुआ कि एक घर में 20 आदमी है, एक घर में क्या है, 20 आदमी है, और बाहर चौतरेपा नहीं होता, बाहर बैठे रहते हैं, तो बाहर बस 5 आदमी बैठे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना हुआ कि वे 5 आदमी को, जैसे और एग्जांपल और अच्छे से बताता हूँ, जैसे सपोज करो कोई अटैक करने आया घर पर, कोई घर पर अटैक करने आया, इस घर में 20 आदमी है लेकिन बाहर 5 बैठे हैं, तो इन 5 पर अटैक करेंगे, क्या ये बाहर नहीं आएंगे निकल के? क्या इनका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ेगा? तो वीबीटी ने अंदर वालों का इन्फ्लुएंस बंद कर दिया। वीबीटी कहती है बस 5 आदमी है, इनसे निपट कर वो निकल लेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है और उनका कब्जा हो जाएगा। लेकिन एमओटी कहती है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसके अंदर वाले मॉलिक्यूल भी, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अंदर इनर सेल में, ये भी तो पार्टिसिपेट करने चाहिए। बात समझ में आ रही है? एमओटी पहले ही कंसेप्ट पे इसने इसकी नाम से पहचान ली। इसने कहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी ने तुरंत ही कह दिया कि भाई तू तो वैलेंस सेल को पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अंदर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वीबीटी कहा हाँ, तो ये पहली इसकी लिमिटेशन थी कि उसने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ कंसीडर किया था। ठीक है, इन चीज को लिखते रहना, कहानी की तरह तुम्हें बता रहा हूं मैं। फिर दूसरी लिमिटेशन क्या आई? वीबीटी कहने लगी कि भाई हमेशा जब कभी भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। यही तो कहा था वीबीटी ने। वीबीटी ने क्या बोला कि जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, सबसे पहले जो हमारी प्रेफरेंस होती है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड पहले बनेगा।
और सेकंड नंबर पे जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो जाएगी फिर हमारी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई। क्या होगी? साइड वाइज। मतलब फिर क्या बनेगा हमारा? पाई बॉन्ड। तो इसका कहने का मतलब ये था कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है या कोई भी है उसमें सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, फिर पाई होगा और फिर पाई होगा, और दो एटम के बीच में सिर्फ 3 बॉन्ड ही बन सकते हैं जिसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे। एमओटी कूद पड़ी फिर से, ऐसे कैसे भाई, तूने ऐसे कैसे बोल दिया? एमओटी कहने लगी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, कि ऐसे जरूरी नहीं है कि पहले हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी पहले हो सकती है। वीबीटी कहने लगा पता भाई किस में हुआ, हमारे अकॉर्डिंग तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। तो उसने एग्जांपल उठा के रख दिए। उसने कहा पहला एग्जांपल C2 का और दूसरा एग्जांपल उसने दिया B2 का। उसने कहा कि जो C2 मॉलिक्यूल है इसमें 2 बॉन्ड है, ये देख रहे हो 2 बॉन्ड, और ये दोनों के दोनों बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड है। उसने क्या नाम कहा कि ये दो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसमें पहले क्या हुई है? साइड वाइज ओवरलैपिंग ही हुई है। क्या हुई है? साइड वाइज ओवरलैपिंग ही हुई है। उसी के साथ साथ B2 में भी जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बना है। ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, इसमें 2 पाई होते हैं, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है तुम्हारा प्रीवियस ईयर में, TIFR में भी पूछा था, नेट में भी, गेट में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। C2 और B2 दो ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें 2 पाई और 1 पाई बॉन्ड मिलता है, इनमें कोई सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो तुम्हारी साइड वाइज ओवरलैपिंग को दी जाती है। तो ये कहानी चलती रही। उसके बाद इसने कहा 2 लिमिटेशन हो गई, काफ़ी थी, लेकिन तुम्हें और बता देता हूँ वो लिमिटेशन। फिर क्या क्या कहा इसने? वीबीटी ने जो O2 को बताया था वो डायमैग्नेटिक बताया था, और ना ही डायमैग्नेटिक बना, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा तो ये तो पैरामैग्नेटिक मिला। ये क्या मिला हमें? पैरामैग्नेटिक मिला। तो जब पैरामैग्नेटिक की बात आ गई, अब भैया वीबीटी फिर भागी मुंह छुपा के, बोलने लगी कि मैं इसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे एक्सप्लेन करूं। तो तीसरी क्या थी इसकी लिमिटेशन? कि ये O2 की पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। ठीक है, 4th लिमिटेशन पे आओ। 4th लिमिटेशन की बात करें तो इसने मॉलिक्यूल के बीच में एक्साइटेशन नहीं बताया था। भाई सिंपल है, एटॉमिक ऑर्बिटल में एक्साइटेशन होता है, S पे P से D, इस तरीके से एक्साइटेशन होता रहता है। लेकिन वीबीटी ने मॉलिक्यूल ऑर्बिटल जो फॉर्मेशन होगी एक मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें एक्साइटेशन एक्सप्लेन नहीं किया था। 5th सुन लो। 5th क्या बात हुई? इसने क्वांटिटेटिवली चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन वो सारी चीजें जो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो भी एमओटी ने बता दी, और जो इसने एक्सप्लेन कर दी थी वो भी एमओटी ने बता दी थी। तो इसलिए एमओटी जो है बहुत ही आज तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है, आज तक की सबसे बेस्ट थ्योरी है जो हमारी केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्टों को क्लियर करती है। इस अकेली एमओटी से कम 20 चीजें तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। जब आगे मैं बताऊंगा एमओटी डायग्राम, तो उसमें सबसे पहले यही लिखाऊंगा कि एमओटी डायग्राम में कितनी चीजें तुम एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये सारी जो लिमिटेशन थी ये वीबीटी की थी, और इन वीबीटी की लिमिटेशन को खत्म करने के लिए ही एमओटी ने जन्म लिया, और अब तक एमओटी चल रही है और आगे भी चलती ही रहेगी। एमओटी का इन्फ्लुएंस तो हर फील्ड में था। तुम्हें कोऑर्डिनेशन में भी एमओटी देखने को मिलेगी, तुम्हें ऑर्गेनोमेटेलिक में भी एमओटी देखने को मिलेगी, और केमिकल बॉन्डिंग में तो एमओटी है ही। बात समझ में आ रही है? तो ये पूरी कहानी किसकी थी? एमओटी की। तो चलिए अब हम एमओटी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एमओटी और वीबीटी दोनों में एक बात कॉमन थी कि वीबीटी भी मिक्सिंग की बात करती है और एमओटी भी मिक्सिंग की बात करती है। एमओटी भी मिक्सिंग की बात करती है, लेकिन दोनों की मिक्सिंग में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। एमओटी में हमें पढ़ना क्या क्या है पहले तो ये देख लो। सबसे पहले एमओटी में हमें पढ़नी है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग हुई ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थी? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल। ये थ्योरी आगे जाके तुम्हें क्वांटम में भी पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तो मैं इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन तुम जब क्वांटम में पढ़ोगे तो क्वांटम में भी तुम्हें वीबीटी, ये एमओटी और वीबीटी पढ़नी पड़ेगी, क्वांटम अप्रोच। तो वहाँ पे भी तुम्हें काफ़ी मजा आएगा। उसके बाद जब हम इनकी मिक्सिंग के बाद देख लेंगे और हमारी मोलिकुलर ऑर्बिटल कंबाइन हो जाएगी, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होने से तुम्हारी क्या मिलेगी, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। अब फिर अगर इन मोलिकुलर ऑर्बिटल को मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज अरेंज कर दूं तो हमारे वहां से निकल के आ जाते हैं एमओडी, मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। यही वे डायग्राम है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो हमें कम से कम 19 से 20 चीज एक्सप्लेन करते हैं, मतलब काफी चीज करते हैं। ये तो मैं बता दी जितनी मुझे पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमें इस मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से देखने को मिलती है। सिंपल से अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पूछे तो एक वर्टिकल कॉलम में अगर हम अरेंज कर दे सारी मोलिकुलर ऑर्बिटल को एनर्जी के अकॉर्डिंग, यही तो होते हैं। हम क्या करते हैं, एनर्जी के अकॉर्डिंग उनकी ऑर्बिटल को अरेंज करते चले जाते हैं ऊपर की तरफ। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एमओटी डायग्राम, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। बोलो, बात क्लियर है? तो सबसे पहला हमें पॉइंट क्या पढ़ना है कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखो, दोनों थ्योरी ने मिक्सिंग की बात की थी, एटॉमिक ने भी और मोलिकुलर ने भी। एटॉमिक ने, इसने वीबीटी ने क्या कहा कि हमारे पास एक एटम है और उस एटम के अंदर sp-d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो वे आपस में क्या करेगी, कंबाइन करेगी। जैसे दोनों को कंपेयर करते बता रहा हूं तो तुम्हें ज्यादा चीजें समझ में आएगी। इधर वीबीटी और इधर क्या है, एमओटी। अब वीबीटी ने क्या कहा कि तुम्हारे पास कोई भी ns ऑर्बिटल है और तुम्हारे पास कोई भी np ऑर्बिटल है, तो इन दोनों की आपस में मिक्सिंग होगी और मिक्सिंग होने के बाद ये इस तरीके से ns np एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। लेकिन जो ये np और ns जो ऑर्बिटल है, ये एक ही एटम की प्रेजेंट होगी। ये क्या होगी, एक ही एटम की, मतलब एक ही सेम एटम की ns और np आपस में मिक्स होंगी। मिक्स होने के बाद वो तुम्हें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करके देगी और ये फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल तुम्हारी क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। अगर तुम इस ऑर्बिटल को ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें क्या होगा, ये ns का एनर्जी लेवल था, ये किसका था, np का था। जब इन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल को जनरेट किया तो तुम्हारे पास एक ऑर्बिटल बन के, दो ऑर्बिटल ने एक ऑर्बिटल बनाई। इसमें क्या हुआ कि जो एनर्जी थी वो np से तो कम थी, लेकिन ns से क्या थी, ज्यादा थी। ये तुम्हारा कंसेप्ट था जो वीबीटी में हाइब्रिड ऑर्बिटल का था। लेकिन एमओटी क्या कहती है, एमओटी जो मिक्सिंग करती है वो एक एटम और एक एटम, इन दोनों एटम की ऑर्बिटल के बीच में मिक्सिंग करके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाती है। कैसे, जो इसकी मिक्सिंग का हिसाब था, इसने कहा था कि हमारे पास एक एटम अलग होगा और उसकी ns कोई ऑर्बिटल होगी और दूसरा एटम होगा और उसकी कोई ns ऑर्बिटल होगी, और ये दोनों सेम एनर्जी लेवल पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल पे भी हो सकते हैं, बहुत वो कंडीशन है, आगे बताऊंगा। अब एमओटी ने क्या बोला कि एक एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होगी। जैसे ही इन दोनों में आपस में मिक्सिंग होगी तो एक की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी आफ्टर मिक्सिंग, और एक ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि अगर ये -20 नेगेटिव में जा रहा है तो ये -20 पॉजिटिव में जाएगा। मतलब जितनी ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे जाएगी इतनी ऑर्बिटल की ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ पे क्या था, दो ऑर्बिटल मिक्स होके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे दो एटम की ऑर्बिटल मिक्स होके दो न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल मिक्स बना रही है। ये क्या है, एक OH2 की मोलिकुलर ऑर्बिटल है, एक A2 टाइप मोलिक्यूल की क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसमें हम लोवेस्ट एनर्जी में जो हमारी प्रेजेंट होती है इसको हम बोल देते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल BMO, और जो हमारी हाईएस्ट एनर्जी की ये क्या है, लोएस्ट एनर्जी, और ये क्या है हमारी हाईएस्ट एनर्जी। इस हाईएस्ट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल।
ABMO। बताओ बात क्लियर है? अगर ये दोनों के दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है तो इतनी ही नीचे डिक्रीज होगी और इतना ही ऊपर इंक्रीज होगी। मतलब हमेशा एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तुम्हें एंटी बॉन्डिंग मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लेकिन इसके लिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। मेरी बात फिर से सुन लो, मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी तुम MOT पढ़ोगे तो MOT में A और A एटम की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये वाली, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनको नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिया गया। और ये जो ऑर्बिटल थी इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया गया। जो हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो नाम है वो MOT का नहीं है, कभी दोनों को मिक्स कर दो। ये VBT का कंसेप्ट था। MOT जो कंसेप्ट बोलती है वो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर कंसेप्ट बोलती है। वो कहती है कि जब दो ऑर्बिटल सेम एनर्जी की आपस में मिक्स होंगी तो एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और उनकी एनर्जी क्या होगी? इस तरीके से, एक ऊपर हो सकती है और एक नीचे हो सकती है। बात समझ में आई? फिर उसके बाद उसने कहा कि जो ये मिक्सिंग होगी, ये मिक्सिंग का भी कुछ ना कुछ तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि तुमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उठाई, एटॉमिक ऑर्बिटल उठाई और मिक्सिंग कर दी। तो मिक्सिंग होने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कंडीशन थी, सेम वही कंडीशन जो हाइब्रिड में थी। हाइब्रिड में क्या कह रहा था कि एनर्जी के बीच में एनर्जी गैप कम होना चाहिए। यही तो सिंपल थी कि हमारे पास कोई भी NS, NP और ND ऑर्बिटल है, अगर इनके बीच में एनर्जी गैप कम है तो ये हमारी क्या करेगी? मिक्सिंग कर लेगी। और मिक्सिंग करने के बाद हमें क्या दे देगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल दे देगी। सेम कहानी इसमें भी थी MOT में। MOT ने क्या कहा कि हमारे पास 3 केस हो सकते हैं। MOT ने क्या बोला कि ड्यूरिंग द मिक्सिंग हमारे पास 3 केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है, ये क्या है? फर्स्ट केस। ये क्या है तुम्हारा? फर्स्ट केस। कि इस केस में दोनों एटम की जो ऑर्बिटल मिक्स हो रही है वो सेम एनर्जी लेवल पे हो सकती है। क्या हो सकती है? सेम एनर्जी लेवल पे हो सकती है। सेम एनर्जी लेवल पे हो सकते हैं। ये पहला केस था। सेकंड केस क्या बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पास एक एटम है और ये तुम्हारे पास B एटम है। एक एटम की जो ऑर्बिटल है वो ऊपर है और एक एटम की ऑर्बिटल है वो नीचे है। सपोज करो यहाँ पे NS हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? दूसरा NS हुआ। एक एटम की ऑर्बिटल ऊपर है और एक एटम की ऑर्बिटल नीचे है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एनर्जी बनाऊं इस तरीके से और इसकी एनर्जी बनाऊं तो इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करेगी? मिक्स करेगी। अब जब ये मिक्स करेगी तो मिक्स होने के बाद हमारी जो नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी ये इस तरीके की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी और ये क्या बनेगी? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ही इसकी एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, ये तुम्हारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमने इसको क्या बोला? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या होता है? ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर है? सिंपल सी बात यह है कि जो एनर्जी जो लोएस्ट एनर्जी की होगी उससे और ज्यादा नीचे गिरेगी। इस एटॉमिक ऑर्बिटल में इसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे क्योंकि ये क्या है? लोएस्ट एनर्जी के है। और ये एंटी बॉन्डिंग में इसके कैरेक्टर ज्यादा होंगे क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी की है। ये क्या होगी? बॉन्डिंग। ये क्या होगी? एंटी बॉन्डिंग। सेकंड केस ये था कि जब उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस मॉडरेट हो, जब उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस नॉट टू मच हाई, नॉट टू मच हाई, या मैं कह सकता हूं मॉडरेट एनर्जी डिफरेंस हो, मॉडरेट एनर्जी डिफरेंस हो। और तीसरा केस क्या बन सकता है? थर्ड केस। थर्ड केस ये बन सकता है कि भाई ये हमारे पास क्या है? 2 एटम है, इधर से ये एक एटम और इधर से एक ये एटम। इसकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो यहाँ पे है और इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल कहीं जाके नीचे है। तो तुम देख रहे हो एक ऊपर है और एक नीचे है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत ज्यादा आ चुका है और जब बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो गया तो इसमें भी क्या होगी? नो मिक्सिंग। क्या हो सकती है? इसमें भी नो मिक्सिंग, कि इनमें कोई भी मिक्सिंग तुम्हारी नहीं होगी। तो इतनी बातें चीजें क्लियर हुई तुम्हारी। MOT क्या है? सिंपल सा VBT की
डिसएडवांटेज को या उसकी लिमिटेशन को खत्म करने के लिए आई। दोनों ने कंसेप्ट दिया एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग का, लेकिन डिफरेंस क्या था कि जो वीबीटी बोलती है एक ही एटम की इंटरनल ns और np को मिक्स करती है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बोलती है, दो एटम की आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करती है। एक एटम ये होगा, एक एटम ये होगा, इन दोनों की ऑर्बिटल को मिक्स करेगी, मिक्स करने के बाद तुम्हें क्या देंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी तीन टाइप की होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें हमारी कोई मिक्सिंग नहीं होती। अब होता क्या है कि हमारे पास तीन केस हो गए कि पहला केस तो ये हो सकता है कि जो दोनों एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल है वो सेम एनर्जी पे हो। जब सेम एनर्जी पे होंगी तो जो मिक्सिंग होगी वो खतरनाक होगी। इस केस में क्या होगी, बेस्ट मिक्सिंग होगी। इसमें क्या होगी, बेस्ट मिक्सिंग होगी, जो सबसे बढ़िया खतरनाक। इसमें क्या होगी, मॉडरेट मिक्सिंग होगी, क्योंकि इनके बीच में स्मॉल एनर्जी डिफरेंस आ चुका है। लेकिन इस केस में कोई भी मिक्सिंग तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारी कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी। ऐसे ही ऑर्बिटल का यही मैं कह सकता हूं कि तीसरा केस, जैसे वीबीटी ने क्या किया था कि उसने NS, NP और ND पढ़ते हो ना, हाइब्रिडाइजेशन हर केस का। वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है NS, NP और ND में, तो उसमें क्या बताना लगते थे कि भाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, SP, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, sp3d4, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बोलो पढ़े है ना। तो इसका मतलब ये था कि जो वीबीटी थी वो हमारे d ऑर्बिटल को भी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करा रही थी। क्या करा रही थी, मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करा रही थी। क्यों, क्योंकि वो क्या मानती थी कि इनके बीच में लो एनर्जी डिफरेंस है ना, वो क्या है, लोएस्ट एनर्जी डिफरेंस है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें अगर कोई s यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वहां पे d कहीं यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मानते हो कि नहीं मानते? तो वो क्या कहती है कि ये NS और ND कभी भी मिक्स आपस में नहीं कर पाएंगे। जबकि वीबीटी ने क्या बोला था कि d ऑर्बिटल को भी हम मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। लेकिन वहीं MOT ने क्या बोला कि हम S और D को पार्टिसिपेट नहीं करा सकते, क्योंकि इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है बहुत हाई होता है। भाई एक एटम की S ऑर्बिटल कहाँ होगी और दूसरे एटम की D ऑर्बिटल कहाँ होगी, तो उनके बीच में इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस हो जाता है कि हम D ऑर्बिटल को मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं कराते। बोलो, बात क्लियर है? ये तुम्हारा कंसेप्ट था पहला मिक्सिंग का। अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि कैसे मिक्सिंग होती है। अब इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं कि कैसे मिक्सिंग होती है। तो जो MOT का प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बड़े धीरे से पढ़ा रहा हूं, आराम आराम से, जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। अब देखो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये क्या कहता है, किसके ऊपर बेस है प्रिंसिपल? ये कहता है कि जब हमारे पास, देखो ध्यान से सुन लो, ये तुम्हें पता भी हो या ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि जो कोई भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, कोई भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन होता है। क्या होता है? एक वेव फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका कोई वेव फंक्शन होगा, और दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका कोई वेव फंक्शन होगा, और जब ये दोनों आपस में मिक्स करेगी तो वहां पे जो कंसेप्ट आता है मिक्सिंग का, वो इंटरफेरेंस का आता है। इंटरफेरेंस कंसेप्ट। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि या तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, और या तो तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। फिर से सुन लो, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल होती है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वेव फंक्शन होता है जो उस एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ये सब क्वांटम में तुम पढ़ चुके होंगे या पढ़ोगे आगे। तो हमारे पास सपोज करो कोई भी दो एटम है, एक एटम ये है, एक एटम बी है। जब तक ये अकेला है इसका कोई मतलब नहीं है, ना तो ये इंटरफेरेंस दिखाएगा, कुछ नहीं करेगा। भाई सिंपल सा, अगर तुम्हारे पास एक वेव फंक्शन डाल के दे दे इस तरीके का, लो भाई, तो ये ना कोई इंटरफेरेंस दिखाएगा, ना ही
डिस्ट्रक्टिव मतलब कुछ भी नहीं दिखाएगा, सिंपल से एक वेव फंक्शन है। लेकिन इसी के साथ अगर मैं कोई और एक वेव फंक्शन दिखा दूं तो ये आपस में मिक्स होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और जब मिक्स होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है तो दो ही कंडीशन अराइज हो सकती है कि या तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा दे या फिर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा दे। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो जो psi1 एंड psi2 सेम फेज में आपस में इंटरेक्ट करते हैं, psi1 एंड psi2 सेम फेज में आपस में इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो psi1 एंड psi2 अपोजिट फेज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैं इसको क्वांटम के तरीके से पढ़ाऊं वो तो तुम समझ गए। अगर मैं वेव फंक्शन की फॉर्म में एमओटी डायग्राम को एक्सप्लेन करूं तो कैसे करूंगा, जैसे समझो, लिखते रहना। मैं इसमें ज़्यादा क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि ये थ्योरी तुम बुक से पढ़ोगे तो पता नहीं क्या पढ़ोगे, इसलिए ज़्यादा लिखवा रहा हूं मैं इसमें। होता क्या है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास एक एटम है ए, उसके लिए जो तुम्हारा वेव फंक्शन आता है वो ये वेव फंक्शन आता है, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और तुम्हारे पास एक दूसरा एटम है जिसके लिए वेव फंक्शन क्या है, सेम ही है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। अब क्या होगा, अगर ये psi1 है और ये psi2 है, अगर ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने से ओवरऑल क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो तुम्हारा क्या होगा, ये जो एम्पलीट्यूड है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फेज। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फेज। ध्यान रखना, कभी भी तुम देखते हो ना, ये मैं जब बोलता हूं ये एस ऑर्बिटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं होता ये चार्ज नहीं है। ये कभी गलती कर दो तुम बोलने में, इट इज नॉट ए चार्ज, इट इज नॉट ए चार्ज, इट रिप्रेजेंट द फेज, इट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव फेज। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फेज। ऐसे ही जब तुम पी ऑर्बिटल में देखते हो तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फेज प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से इनको कभी चार्ज नहीं बोला जाता। मैं बहुत को लोगों को देखता हूँ इसके चार्ज बोल देते हैं कि ये जो बीच में एस ऑर्बिटल दिखा रही है इसके अंदर जो पॉजिटिव है इसका मतलब चार्ज होता है। नहीं, इसका मतलब फेज होता है। अब इनिशियल केस, अगर मैं केस फर्स्ट लूं कि एक एटम का एक पॉजिटिव फेज और दूसरे एटम का अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद वो तुम्हें क्या दिखाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएंगे। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाने के दौरान आपस में दोनों वेव फंक्शन होंगे, सुपर इंपोज होंगे। और सुपर इंपोज होने के बाद ओवरऑल जो तुम्हारे पास वेव फंक्शन आएगा साई इक्वल टू psi1 प्लस के psi2, इसमें अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो चुका है। एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। ये इंक्रीज एम्पलीट्यूड इस बात को दर्शाता है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। और जब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इसी वेव फंक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। जैसे तुमने देखा होगा दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स की तो उसमें क्या हो रहा था, एक नीचे की तरफ जा रहा था, एक ऊपर की तरफ जा रहा था। तो हमने क्या बोल दिया, जो नीचे हमारी मिक्सिंग होकर आ रही है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उसको हम बॉन्डिंग बोलते हैं। लेकिन अगर क्वांटम तरीके से हम पढ़े तो ओवरऑल अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देते हैं। वो कब होती है, जब तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा दो वेव फंक्शन के बीच या दो एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन के बीच, तभी हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगी। दूसरा केस क्या बन सकता है हमारे सामने, दूसरा केस ये आ सकता है कि एक का फेस तो पॉजिटिव ही है लेकिन दूसरे का फेस क्या आ सकता है, नेगेटिव। भाई जैसे सपोज करो इस psi1 क्या है, पॉजिटिव है, ऐसे ही मैंने दूसरा फेज ले लिया, दूसरे फेज में क्या लिया, नेगेटिव ले लिया। ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। और जब इन दोनों को आपस में कंबाइन किया psi2 को, इसको और इसको, एक बार इन दोनों को कंबाइन किया और एक बार इन दोनों को कंबाइन किया, तो जब इन दोनों को कंबाइन किया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला। और जब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद हमने फाइनल अपना रिजल्ट देखा तो हमें कुछ इस तरीके का मिला।